हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? आज हम शुरू करने वाले हैं अपना फर्स्ट लेक्चर, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लोवरिंग प्लांट। ठीक है, तो मेरे बारे में जान लीजिए पहले। मेरा नाम है मोहम्मद अल्तमश और मैं आपको बायोलॉजी पढ़ाऊंगा साइंस एक्स्ट्रा क्लासेस चैनल पर। ठीक है, इस क्लास के नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। हमने एक न्यू टेलीग्राम चैनल क्रिएट किया हुआ है। ठीक है, तो बिना देरी के हम अपने चैप्टर की शुरुआत करते हैं, बने रहिए। हमारे चैप्टर का नाम है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लोवरिंग प्लांट्स। आपने अपने आसपास देखा होगा, बहुत सारे प्लांट्स देखने को मिलते हैं। ठीक है, उनके ऊपर फ्लावर्स भी होते हैं। बहुत सारे प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनके पास कोई फ्लावर ही नहीं होता है। तो क्या समझे हम? ठीक है, तो बेटा इस चीज से आपको एक चीज समझनी चाहिए कि आपने 11th क्लास में एक चैप्टर पढ़ा होगा, प्लांट किंगडम। प्लांट किंगडम में जिक्र किया गया है जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म का। ठीक है, अगर आपने पुरानी एनसीईआरटी पढ़ी होगी तब। तो जितने भी फ्लोवरिंग प्लांट होते हैं सब क्या होते हैं? एंजियोस्पर्मिक होते हैं। क्या होते हैं बेटा? एंजियोस्पर्मिक होते हैं, ध्यान रखना है। तो अब आप अपने आसपास कहीं भी फ्लोवरिंग प्लांट को अगर देखा देखा हो या देखते हो, तब यही सोचना कि ये एंजियोस्पर्मिक प्लांट है। अच्छा, एक बात बताओ। आज जैसे अ, हम देखते हैं प्लांट्स को, हम फ्लावर को देखते हैं, तो हम क्या सोचते हैं कि एक प्लांट्स के ऊपर एक फूल लगा हुआ है। ठीक है, लेकिन अगर आप एक बायोलॉजिस्ट के तरीके से देखें तो एक प्लांट के ऊपर क्या है? वो एक फ्लोवर नहीं है, वो एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दिखा रहा है उसमें, या वो देखता है। अगर एक बायोलॉजिस्ट एक फ्लोवर को देखेगा तो क्या देखेगा वो? उसमें उसमें देखेगा कि ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है इसमें, इसमें एम्ब्रियोलॉजी है, इसमें मॉर्फोलॉजी है। वो ये सब चीज देखेगा। ठीक है, तो अपना आज से नजरिया चेंज कर लीजिए। ठीक है, तो हम सबसे पहले शुरुआत करते हैं। फ्लोवर आ फैसिनेटिंग organ of एंजियोस्पर्म। ठीक, तो आपने देखा होगा फ्लावर को हम ऑर्नामेंटली यूज करते हैं। ऑर्नामेंटल का मतलब क्या होता है? सजावटी कामों में। अच्छा, आपको यहाँ फैसिनेटिंग देख के लगा होगा कुछ बच्चों को कि इसका मतलब क्या होता है। तो इसका मतलब होता है आकर्षण या आकर्षक। तो यहाँ किसकी बात चल रही है? फ्लावर की बात चल रही है। तो फ्लावर मतलब एक प्लांट के ऊपर अगर फ्लावर है तो हमें कितना आकर्षक कर रहा है अपनी ओर, वही होता है फैसिनेटिंग। ठीक, तो फ्लावर को हम ऑर्नामेंटल तरीके से यूज कर सकते हैं, मतलब सजावटी। किसी चीज को सजा सकते हैं, घर सजा सकते हैं, किसी कार को सजा सकते हैं। ठीक है, वैसे ही हम रिलीजियस भी इसको यूज कर सकते हैं, एज अ रिलीजियस। कल्चरल हम इसको यूज कर सकते हैं। हम मंदिर, मजार या फिर मस्जिद वगैरह कहीं भी हम फूल चढ़ा सकते हैं। ठीक है, और कल्चरल मतलब अगर हम किसी से मिलने जा रहे हैं तो फूल लेकर जा सकते हैं उससे मिलने के लिए, वो होता है कल्चरल यूज। ऑर्नामेंटल मतलब हम सजावट के तौर पर फूल का यूज कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा अगर आप एक चीज देखो, फ्लावर आपको क्या दिखा रहा है? ये एक सिंबल है बेटा। किसका सिंबल है? ये सिंबल है हैप्पीनेस का। किसका सिंबल है बेटा? हैप्पीनेस का। अच्छा, अगर मैं फ्लावर बना करके दिखाऊं आपको, जो हमारी एनसीईआरटी ने हमको दिखाया है, ये मान करके चलो आपके एक फ्लावर मैंने बनाया है। ठीक है, इसमें ये वाला पार्ट होता है हमारा स्टिग्मा, ये बीच में जो पार्ट होता है इसको बोलते हैं स्टाइल, ये होती है ओवरी। ठीक, इन तीनों को मिलाकर के हम बोल देते हैं पिस्टल। ये पढ़ाऊंगा आगे, टेंशन ना ले। इनको मिलाकर के बोल देते हैं पिस्टल। ठीक, अच्छा अब ये जो पार्ट है हम इसको बोलते हैं एंथर। क्या बोलते हैं? एंथर। इसको बोलते हैं फिलामेंट। ठीक, इसको बोलते हैं हम सेपल।
और ये होता है हमारा पेटल। ठीक, ये होता है हमारा थैलामस। ये सब पढ़ाऊंगा आगे, आप टेंशन मत लेना। ठीक है, तो इन दोनों पार्ट्स को मिला के हम बोलते हैं स्टेमन। अभी मैं एक चीज समझाने वाला हूँ आपको। फ्लावर के अंदर आपको शायद पता ना हो, पर मेल और फीमेल दो पार्ट्स होते हैं। ठीक है, तो जो फीमेल पार्ट होता है ना उसको बोलते हैं हम पिस्टल, और जो मेल पार्ट होता है उसको बोलते हैं स्टेमन। इसके बारे में डिटेल से हम स्टडी करने वाले हैं आगे अभी। तो आपको ये समझ में आया, ये क्या है? ये है अ एंजियोस्पर्मिक फ्लावर। फ्लावर तो सारे ही एंजियोस्पर्म के अंदर आते हैं, और मैंने ये लिख दिया है। ठीक, अब एक चीज समझो, आप आपने देखा होगा कि एक प्लांट्स होता है तो छोटी छोटी कलियां बन जाती हैं पहले, उसके बाद पूरा बड़ा सा फ्लावर बनता है। ठीक है, ये देखा होगा ना आपने। तो वैसे ही हम देखो समझाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या होता है बेटा? अच्छा, तुम एक चीज देखो, शादी से पहले शादी की तैयारियां होती हैं कि नहीं होती हैं? वैसे ही अगर फ्लावर के अंदर आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कराना है, तब उसकी कुछ तो तैयारियां करनी पड़ेंगी, नहीं करनी पड़ेंगी? ठीक है, तो वैसे ही हमारा प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स एंड स्ट्रक्चर, ये एनसीईआरटी में देखने को मिलेगा आपको, एक टॉपिक है। ठीक है, प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन होने से पहले की तैयारियां, उसकी बात कर रहे हैं। तो अब देखो, एक हमारे पास, मैं बनाने की कोशिश करता हूं। क्या होता है बेटा? हमारे पास सूट एपिकल मेरिस्टम होते हैं। सूट एपिकल मेरिस्टम। ठीक, ये कन्वर्ट हो जाते हैं, कन्वर्ट इनटू फिलोरल मेरिस्टम। ठीक, तो आगे जाके क्या होगा, यहाँ हमारा हार्मोनल चेंजेस आएंगे। हार्मोनल चेंजेस देखने को मिलेंगे। आगे जाके क्या हुआ, हमें देखने को मिला कि एक बड बन चुकी है, जिसको हम बोलते हैं फ्लोरल बड। क्या बोलते हैं बेटा? फ्लोरल बड। इसका डेवलपमेंट चालू रहता है, डेवलपमेंट होता रहता है इसका। ठीक, तो हम कुछ दिनों में देखेंगे कि हमें एक फ्लावर देखने को मिल जाता है। क्या देखने को मिल जाता है? एक फ्लावर। ये एक फ्लावर हमें देखने को मिल गया। ठीक है, हमने शुरुआत कहाँ से की थी? हमने शुरुआत की थी फ्लावर से। फ्लावर को हमने देखा कि ऑर्नामेंटली, रिलीजियसली सिंबल क्या होता है, हैप्पीनेस का होता है। हमने फ्लावर का पूरा डिटेल स्टडी कर लिया है। अब प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट के अंदर हमने सूट एपिकल मेरिस्टम, ये कन्वर्ट हो जाता है फ्लोरल मेरिस्टम में। हार्मोनल चेंजेस आने के बाद फ्लोरल बड तैयार हो जाती है, फिर डेवलपमेंट होता है, तो हमारा पूरा फ्लावर बन जाता है। यहाँ तक कोई दिक्कत अगर आई हो तो आपको बताओ, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। तो बेटा हमारा बोर्ड न्यू है, तो हमें रफ करने में प्रॉब्लम होती है, इसलिए हमने वीडियो पॉज करके रफ किया था। ठीक है, और पहला वीडियो, अगर कोई गलती हो जाए तो उसको इग्नोर कर देना। बाकी पढ़ाने में कोई गलती नहीं हो सकती है। ठीक है, तो हमने स्टडी कर ली थी फ्लावर की, फ्लावर का देख लिया था हमने कैसा क्या होता है। ठीक है, हमने डेवलपमेंट के बारे में जान लिया था, हमने फ्लोरल बड एपिकल मेरिस्टम के बारे में देख लिया था। अब हम देखने वाले हैं स्टेमन और माइक्रोस्पोरेंजियम के बारे में। एंड पोलन ग्रेन। मैंने तुम्हें अभी एक चीज बताई थी कि फ्लावर के अंदर भी मेल और फीमेल पार्ट्स होते हैं। ठीक,
तो मैंने बोला था कि एंथर और फिलामेंट को अगर आप निकालना है तो वो स्टेमन बन जाता है। क्या बन जाता है बेटा? स्टेमन। जैसे मैं यहाँ दिखाने की कोशिश करता हूँ आपको। इसके दो पार्ट होते हैं। ये होता है एंथर, ठीक। एक ये वाला पार्ट होता है जिसको हम बोलते हैं फिलामेंट। क्या बोलते हैं? फिलामेंट बोलते हैं इसको, ठीक बेटा। अब मैं इसको एक ही जगह आपको समझा देता हूँ। दो जगह मैंने ये गलत लिख दिया है, मैं इसको रफ कर देता हूँ और एक ही जगह लिख देता हूँ, ठीक। ये स्टेमन बना रहे हैं, ठीक। ये होता है फिलामेंट, ये होता है एंथर, ठीक। एंथर होता है हमारा बाइलोब्ड स्ट्रक्चर, बाइलोब्ड स्ट्रक्चर। ये फिलामेंट होता है, तो इसका जो नीचे वाला पार्ट होता है इसको बोलते हैं प्रोक्सिमल एंड ऑफ, प्रोक्सिमल एंड ऑफ फिलामेंट अटैच्ड टू द थैलेमस। जो प्रोक्सिमल पार्ट होता है फिलामेंट का, वो अटैच होता है हमारा किससे? थैलेमस से, ठीक है। एंथर हमारा बाइलोब्ड स्ट्रक्चर होता है। अब बच्चों मैंने क्या किया, मैंने एंथर को डिटेल स्टडी मुझे करना है, तो मैंने इसको कट कर दिया, ठीक है। जब मैंने कट किया इसको, तो ये कुछ कुछ इस तरीके से हमें देखने को मिलेगा। कुछ इस तरीके से मुझे ये देखने को मिलेगा, ठीक है। जब मैंने इसको कट किया तो मैंने क्या देखा कि इसके अंदर टू लोब होते हैं। क्या होते हैं? टू लोब होते हैं, टू लोब। और हर एक लोब के अंदर लिखे दो हैविंग ईच लोब कंटेन टू थीका। हर एक लोब के अंदर टू थीका हमें देखने को मिल रहा है। एक थीका, दूसरा थीका, ठीक है। यहाँ भी एक थीका, दूसरा थीका। तो हैविंग ईच लोब कंटेन टू थीका, तो इसीलिए इसका नाम पड़ा डाइथीकस। क्या पड़ा? डाइथीकस कंडीशन, ठीक। अब इसके कॉर्नर पर मुझे माइक्रोस्पोरेंजिया देखने को मिलेंगे, ठीक है। हर एक, देखो जैसे ये एक लोब है तो इसके अंदर दो माइक्रोस्पोरेंजिया देखने को मिलेंगे। कितने? टू माइक्रोस्पोरेंजिया, ठीक है। वो कट हो जाएगा, इसलिए मैंने पूरा नेम नहीं लिखा, आप समझ जाना, माइक्रोस्पोरेंजिया लिखा है, ठीक है। हमने क्या किया, हमने एंथर को कट किया था। एंथर कट करने के बाद हमने डिटेल देखा, तो देखा हमने दो लोब मिलते हैं, हर एक लोब के अंदर टू थीका होता है, इसलिए इसी का नाम पड़ा डाइथिकस। और हर एक लोब के अंदर दो माइक्रोस्पोरेंजिया होते हैं, इसलिए देखो मैंने ये लिख भी दिया है, दो माइक्रोस्पोरेंजिया इधर है, इधर है, इधर है, इधर है, ठीक। ये बात क्लियर? अच्छा, ये जो है ना हमारा, देखो आप एक चीज देखो, ये सेपरेट है पूरा। ये चीज क्या है, पूरा सेपरेट है। तो ये वाला जो लोब है वो अलग चल रहा है, ये लोब अलग चल रहा है। तो यहाँ लिख देते हैं हम लॉन्गिट्यूडनल, लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव रन सेपरेटली। जो लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव है वो सेपरेटली रन कर रहा है, एक दूसरे से नहीं मिल रहा है, ठीक है, पूरा इस तरीके से।
तो ये समझ आया आपको? हमारे पास स्टेमन था, स्टेमन का हमने स्टडी करने की कोशिश की, प्रोक्सिमल एंड फिलामेंट का हमने देखा, एंथर के बारे में देखा। एंथर बाइलोब होता है, 2 लोब होते हैं इसके अंदर, हर एक लोब के अंदर 2 थीका होते हैं, इसलिए डाइथीकस कंडीशन पड़ी। अच्छा मैं अब तुमसे पूछूं कि माइक्रोस्पोरेंजिया कितने होते हैं एक एंथर में? माइक्रोस्पोरेंजिया कितने होते हैं? 4 होते हैं। कितने होते हैं? 4 होते हैं। और मैं बोलूं थीका कितने होते हैं? कितने होते हैं? 4 होते हैं। ठीक। अब देख लेते हैं इसके बारे में क्या होता है। एंथर बाइलोब तो है, पर तुम देखो एक चीज, इसके पास ना 4 साइड देखने को मिलेंगी। तो यहां लिखे देता हूं, एंथर इज अ 4 साइडेड टेट्रागोनल structure having contain for microsporangia। माइक्रोस्पोरेंजिया फर्दर क्या होता है इसमें, आगे डेवलपमेंट के बाद पोलन सैक बनता है एंड पोलन ग्रेन बन जाता है। ठीक है, क्लियर हुआ आपको ये? बहुत हम सिलो सिलो चले, अगर आपको कोई परेशानी आ रही है या कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है? तो देखो आप इसको सही कर। अब हम स्टडी करने वाले हैं माइक्रोस्पोरेंजिया के स्ट्रक्चर की, ठीक है? तो हम हेडिंग डाल लेते हैं यहाँ पे, स्ट्रक्चर, सॉरी, माइक्रोस्पोरेंजिया। ठीक। जनरली क्या देखने को मिलता है हमें कि जो अगर हम ट्रांसफर सेक्शन की देखें, माइक्रोस्पोरेंजिया अभी तुम्हें पीछे बताया, देखो मैंने, ये इस तरीके से होता है ना, ये माइक्रोस्पोरेंजिया होते हैं जो कॉर्नर में लगे होते हैं, ठीक है? अब जनरली क्या देखने को मिलता है अगर हम ट्रांसफर सेक्शन देखें, ट्रांसफर ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ माइक्रोस्पोरेंजिया, तो जनरली क्या देखने को मिलता है, जनरली सर्कुलर इन आउटलाइन। ठीक है, मतलब इस तरीके से हमें देखने को मिलता है ये, अगर हम इसकी स्टडी करें तो। ठीक। और माइक्रोस्पोरेंजिया 4 लेयर से घिरा हुआ होता है, किससे? 4 लेयर से। तो इसके पास क्या होता है, देखो आप, मैं इस तरीके से अभी बताने वाला हूँ, चलो पहले लिख देता हूँ। सबसे बाहर वाली जो होती है आउटर लेयर, उसको बोलते हैं एपिडर्मिस। देन एंडोथीशियम, एंड मिडिल लेयर, और इनर मोस्ट जो होती है, लास्ट वाली इनर मोस्ट, उसको बोलते हैं टेप्टम। ठीक। अभी बताएंगे इनके बारे में। अब मैंने क्या किया, मैंने इतना पार्ट इसका निकाला, पहले निकालने के बाद में यहाँ दिखाने की कोशिश करता हूँ आपको। मैंने ये बनाया, बाहर वाली लेयर हो गई हमारी एपिडर्मिस, ये वाली हो गई एंडोथीशियम। ठीक।
ये हुई हमारी मिडिल लेयर। ठीक, ये हो गई हमारी टेप्टम। इसके बाद क्या होता है, कुछ टिश्यू होते हैं यहाँ, MMC। यहाँ पे टिश्यू या सेल हो सकती हैं, जिनको बोलते हैं हम मेगास्पोर, मदर सेल। इनकी पिलोइडी 2n होती है। ठीक है, 2n कंडीशन देखने को मिलती है। क्या देखने को मिलती है? 2n कंडीशन देखने को मिलती है। अब मैं अगर इसका पूरा डायग्राम बनाऊं तो मैं आपको दिखाता हूं इस तरीके से। तो देखो बच्चों, सबसे बाहर वाली लेयर हमारी अभी बताया था एपिडर्मिस, सेकंड एंडोथीशियम, थर्ड होती है हमारी मिडिल लेयर, और ये होती है हमारी टेप्टम। और यहाँ भरे हुए होते हैं हमारे स्पोरोजेनस टिश्यू। टिश्यू ठीक, बीच में हमारा ये होता है कनेक्टिव टिश्यू। क्या होता है? कनेक्टिव टिश्यू। ठीक, तो मैंने क्या समझाया आपको अभी? देखो, हम जाते हैं सबसे स्टार्टिंग में। हमने क्या देखा था? स्टेमन देखा था। स्टेमन के अंदर हमने टू पार्ट देखे थे। हमने क्या देखा था? एंथर देखा था और फिलामेंट देखा था। तो एंथर के अंदर हमारा पोलन ग्रेन बनना है, यानी क्या बनना है? मेल गैमेटोफाइट मान के चल सकते हैं हम, उसके अंदर बन रहा है। ठीक है, अब वो मेल गैमेटोफाइट निकलेगा भी तो बाहर, है ना? अगर बाहर जाएगा, फीमेल फ्लावर पे जाएगा, वो स्टिग्मा के ऊपर जाएगा, तभी तो जाके वो फर्टिलाइजेशन करेगा। अच्छा, अगर बाहर ही नहीं निकलेगा तो कैसे फर्टिलाइजेशन करेगा? तो जब बाहर निकलेगा तो ये तीनों लेयर जो है, ये तीनों लेयर टूट जाती हैं, जिसको बोलते हैं डिहाइसेंस। ठीक, तो एंथर बाहर निकल जाता है। ये तीनों तीनों लेयर टूटी। ये ये प्रोटेक्टिव लेयर होती हैं। क्या होती हैं? प्रोटेक्टिव लेयर। इनका काम कुछ नहीं होता है, बस प्रोटेक्ट करना होता है। क्या होता है? प्रोटेक्ट करना। अच्छा, टेप्टम की अगर हम बात करें तो टेप्टम के बारे में यहाँ लिख लेते हैं भाई। टेप्टम, ये डेवलपिंग पोलन को, जो पोलन डेवलप हो रहा होता है उस पोलन को नरिशमेंट देती है। नरिशमेंट क्या होता है भाई? ये नरिशमेंट ये होता है बेटा, जब कोई चीज बन रही है ना, इसके अंदर पोलन बनना है। जब पोलन बनना है तो उसको खाना तो चाहिए ना, फूड चाहिए। डेवलप होने के लिए उसको एनर्जी चाहिए, तो वो एनर्जी या नरिशमेंट कौन प्रोवाइड करता है? टेप्टम, जो ये इनर मोस्ट लेयर होती है। क्या करती है? डेवलपिंग पोलन को नरिशमेंट प्रोवाइड करती है। और इसके पास डेंस प्रोटोप्लाज्म होता है ना? यहां लिखे देता हूं, डेंस प्रोटोप्लाज्म एंड मोर देन वन न्यूक्लियस। एक से ज्यादा न्यूक्लियस इसके पास पाए जा सकते हैं। देखो, मैं दोबारा समझा देता हूं इसको आपको। तो मैं, देखो क्या समझो इसमें तुम, मैंने आपको ये समझाया, ये पूरा इसका डायग्राम समझा दिया। मैंने तीन लेयर बताई, एपिडर्मिस, एंडोथीशियम, मिडिल लेयर।
प्रोटेक्टिव लेयर होती है, ठीक है, क्या होती है, प्रोटेक्टिव लेयर होती है। अब लास्ट वाली जो इनर मोस्ट लेयर थी, वो पोलन जो डेवलप हो रहा होता है ना, डेवलपिंग पोलन को क्या प्रोवाइड करेगी, नरिशमेंट प्रोवाइड करेगी। और इसकी एक और खास बात, देखो यहाँ से क्वेश्चन आता है, सीयूईटी में भी आता है और बोर्ड में भी आ जाता है, ठीक है, बोर्ड में तो पहले ही क्वेश्चन आ चुके हैं। तो डेवलपिंग पोलन को नरिशमेंट प्रोवाइड किया, डेंस प्रोटोप्लाज्म इसके पास पाया जाता है, मोर देन वन न्यूक्लियस होता है, ठीक है। ये तीनों लेयर टूट जाती हैं, फिर पोलन ग्रेन बाहर निकल जाता है। मैंने इसका ट्रांसफर सेक्शन थोड़ा काट के, मतलब काट के क्या, मैंने ये वाले साइड को आपको स्टडी करके इधर बता दिया, ये इतना पार्ट जो था मैंने इधर निकाला, उसके बाद ये लिख के बता दिया आपको, ठीक है। तो नोट्स आपको इसके मिल जाएंगे टेलीग्राम पर, नोट्स की टेंशन मत लेना, अगर लिखना चाहो तो लिख सकते हो इसे। अब हम स्टडी करते हैं माइक्रो स्पोरोजेनेसिस की। देखो जेनेसिस जहां भी आ जाए ना, मतलब समझ जाना कि कोई चीज बन रही है, ठीक है। माइक्रो स्पोरोजेनेसिस, ठीक। देखो क्या होता है, अगर हम बात करें यंग एंथर की, किसकी बात करें, यंग एंथर की, तो यंग एंथर के पास क्या होता है, यंग एंथर हैविंग compactly arranged homogeneous cell। देखो बेटा, यंग एंथर के पास होमोजीनियस सेल होती है जो कंपैक्टली अरेंज होती हैं, कंपैक्टली मतलब एकदम मिली हुई, ठीक है। तो क्या होता है, ये सिमिलर होती हैं, किसके सिमिलर होती हैं, ये सिमिलर होती हैं हमारा स्पोरोजेनस टिश्यू के, सिमिलर टू स्पोरोजेनस टिश्यू। हमने क्या देखा, हमने देखा यंग एंथर, यंग एंथर के पास क्या होता है, कंपैक्टली अरेंज होमोजीनस सेल होती हैं जो सिमिलर होती हैं किसके, स्पोरोजेनस टिश्यू के। और ये कहाँ लाई करती हैं, ये ऑक्युपाइज माइक्रो स्पोरेंजिया, माइक्रो स्पोरेंजिया के अंदर लाई करती हैं, यानी मिलती हैं वहां। अब एक चीज समझो आप, जब स्पोरोजेनस टिश्यू जो होता है ना, मैं इसको यहां ले लेता हूं, ईच स्पोरोजेनस टिश्यू, हर एक स्पोरोजेनस टिश्यू के पास पोटेंशियल पोलन होता है। इसका मतलब क्या होता है, मतलब वो पोलन का फॉर्मेशन करा सकता है। तो ईच स्पोरोजेनस टिश्यू हैविंग पोटेंशियल पोलन, इसका मतलब क्या होता है, मतलब हर एक स्पोरोजेनस टिश्यू जो होता है वो क्या कर सकता है, हमारा पोलन का फॉर्मेशन करा सकता है, ठीक है। तो यहाँ होती है हमारी पीएमसी, जो 2N होती है। पीएमसी क्या होता है, पोलन मदर सेल। यहाँ तक कोई दिक्कत, यंग एंथर जो होता है कंपैक्टली अरेंज होमोजेनस सेल होती है जो सिमिलर होती है स्पोरोजेनस टिश्यू के, ऑक्युपाई करती है ये माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर। हर एक स्पोरोजेनस टिश्यू पोटेंशियल पोलन होता है, मतलब वो पोलन ग्रेन का फॉर्मेशन करा सकता है। और इसके पास पीएमसी होती है, यानी पोलन मदर सेल होती है। क्या होती है बेटा, पोलन मदर सेल होती है। अब आगे जाके क्या हुआ, यहाँ पे हमने कराया मियोसिस, क्या कराया, मियोसिस। टू एन कंडीशन थी, हमने टू एन कंडीशन थी, हमने क्या कराया, मियोसिस कराया। जब हमने मियोसिस कराया इसमें, तो हमें देखने को क्या मिला, ये मैं थोड़ा सीधा लिखे देता हूँ, मियोसिस कराया तो हमें देखने को मिला 4 माइक्रोस्पोर,
क्या देखने को मिला, 4 माइक्रोस्पोर हमें देखने को मिले। ये क्या हो गए, एन हो गए। हमारे पास 2n कंडीशन थी, हमें क्या मिली, एन कंडीशन मिली। मतलब ये तो तुम्हें देखना पड़ेगा बेटा, इसके लिए मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा पिलोइडी के बारे में, कि मियोसिस से क्या होता है, माइटोसिस से क्या होता है, इन सब चीजों से क्या होता है। तो मैं इसका अलग एक सेपरेटली वीडियो बना दूंगा, ठीक है। तो आगे जाके क्या होता है हमारा, एंथर जो है ना, यंग एंथर जब मैच्योर होता है, मैं यहाँ ले लेता हूँ इसको, जब एंथर क्या होता है, मैच्योर होता है, ये ठीक है। अब हमने इसको निकाला और इसकी स्टडी हम करने वाले हैं। इनको बोलते हैं हम मेल गैमेटोफाइट। क्या होते हैं, एन होते हैं, ठीक है। यहाँ भी एन कंडीशन थी, यहाँ भी एन होगी। तो मैंने एक को निकाला, उसकी स्टडी करने की कोशिश करते हैं, ठीक। मैंने देखा इसके बाहर वाली जो लेयर थी उसको बोलते हैं स्पोरोपोलेनिन, स्पोरोपोलेनिन, ठीक। ये बाहर वाली लेयर। अंदर वाली का नाम रख दिया मैंने नहीं रखा, मतलब जो किताब में लिखा है वही पढ़ा रहा हूँ भाई, एनसीईआरटी में जो लिखा है। इसका नाम होता है अंदर वाली का, एक मिनट रुको, पहले इसके बारे में देख लेते हैं। जो स्पोरोपोलेनिन होती है ना, ये डिसकंटिन्यूअस लेयर होती है। क्या होती है, डिसकंटिन्यूअस लेयर होती है। क्यों होती है, यहां से कोई चीज अंदर आ जा सकती है, इसलिए होती है, ठीक है। तो एक चीज देखना तुम, अ, ये लेयर जो होती है ना, स्पोरोपोलेनिन की बनी होती है। बाहर वाली जो लेयर होती है, किसकी बनी होती है, स्पोरोपोलेनिन की। नाम क्या होता है इसका, नाम होता है एक्साइन। बनी किसकी होती है, लिखे देते हैं, मेड अप ऑफ स्पोरोपोलेनिन, ठीक है, एक्साइन। डिसकंटिन्यूअस लेयर होती है, यही इसके बारे में समझा देते हैं। ये बहुत हार्ड ऑर्गेनिक मटेरियल होता है स्पोरोपोलेनिन, ऑर्गेनिक मटेरियल होता है। टेम्परेचर हो, एसिड हो, ठीक, या कोई और एंजाइम हो, कोई भी इसे डिग्रेड नहीं कर पाता है, खत्म नहीं कर पाता है। उसकी वजह क्या है, एक बहुत हार्ड रेसिस्टेंट मटेरियल है। स्पोरोपोलिनिन क्या है, स्पोरोपोलिनिन है हमारा, ये लिखा था मैंने, ऑर्गेनिक मटेरियल है। और दूसरा, रेसिस्टिविटी प्रोवाइड करता है। क्या प्रोवाइड करता है, रेसिस्टिविटी, किन चीजों से, इन सब चीजों से, ठीक। टेम्परेचर, एसिड, एंजाइम, कोई फर्क नहीं पड़ता एंजाइम और इसका इसके ऊपर, ठीक है। अब सुनो, देखो एक चीज, मैं इसको यहाँ लिखे देता हूँ, मैं इसको थोड़ा ऊपर कर दूंगा, चलो यहाँ कर देते हैं इसको, यहाँ से रफ करके। रेसिस्टिविटी किससे प्रोवाइड करता है, टेम्परेचर, एंजाइम और एसिड, ठीक। डिसकंटिन्यूअस लेयर होती है। अब अगर हम इंटाइन की बात करें, किसकी, इंटाइन की, तो ये एक कंटिन्यूअस लेयर होती है, कंटिन्यूअस लेयर होती है। और किस चीज की बनी होती है, मेड अप ऑफ सेलुलोज। ये इसलिए रफ करना पड़ेगा कि मतलब हमारी जो वीडियो रिकॉर्ड हो रही है ना, उसमें आ नहीं रहा, हमारा बोर्ड नहीं आ रहा है पूरा। तो अब मैं इसको आगे लिखे देता हूँ, कंटिन्यूस लेयर होती है, मेड अप ऑफ मेड अप ऑफ
सेलुलोज एंड पेक्टिन। हमारा बोर्ड कट रहा था तो इसलिए हमने रफ कर दिया है, दोबारा से समझाते हैं, ठीक है। तो हम मेल गैमेटोफाइट जो एन होता है, ये बना लेता हूं पहले मैं। अंदर वाली लेयर इंटाइन होती है, क्या होती है, इंटाइन होती है। बाहर वाली एक्साइन होती है, ठीक। देखो यहाँ गैप दिख रहा होगा आपको, ठीक। गैप क्यों होता है, कोई चीज अंदर आ भी सकती है और जा भी सकती है, इसको बोलते हैं जर्म पोर। जर्म पोर हम इसको बोल सकते हैं, ठीक है। अब मैं बता चुका हूँ एक्साइन स्पोरोपोलिन की बनी होती है, हार्ड ऑर्गेनिक मटेरियल होता है जो रेसिस्टिविटी प्रोवाइड करता है एंजाइम से, किससे, एंजाइम टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी वगैरह से, ठीक है। इंटाइन जो बनी होती है किससे बनी होती है, ये सेलुलोज पेक्टिन से बनी होती है, अभी बता चुका हूँ, ठीक है। दोबारा नहीं बता रहा, मतलब लिखवा नहीं रहा, कोई फायदा नहीं है, पहले ही बता चुका हूँ। तो ये चीज मुझे दिखानी थी, ठीक है। अच्छा, अगर तुमसे कोई डायमीटर पूछे ना इसकी, तो बोल देना 25 से 50 माइक्रोमीटर डायमीटर होती है। कितनी होती है बेटा, 25 से 50 डाई 25 से 50 माइक्रोमीटर की डायमीटर होती है, ठीक है। अब जो माइक्रोस्पोरेंजिया होता है ना, मैंने तुम्हें एक चीज समझाई थी अभी, सॉरी, तो यहाँ पे हजारों पोलन ग्रेन पड़े होते हैं हर एक माइक्रोस्पोरेंजिया में। ईच माइक्रोस्पोरेंजिया ईच माइक्रोस्पोरेंजिया हैविंग thousands ऑफ पोलन ग्रेन, ठीक है। अब एक चीज समझो, अब मैं इसको यहां लेके जाता हूं, इसके अंदर टू टाइप की सेल होते हैं। एक होती है हमारी वेजिटेटिव सेल, और एक होती है जनरेटिव सेल, ठीक। तो यहां से लिख लेते हैं, नंबर 1 हमारी वेजिटेटिव सेल, जो क्या होती है, बिगर होती है, बड़ी होती है, एंड अबंडेंट फॉर फूड रिजर्व। ये अपने अंदर खाना स्टोर कर लेती है, क्या स्टोर कर लेती है बेटा, खाना स्टोर कर लेती है। और इसका जो न्यूक्लियस होता है ना, वो इरेगुलर शेप का होता है। कैसा होता है, इरेगुलर शेप का होता है, इरेगुलर शेप न्यूक्लियस, ठीक है। वेजिटेटिव सेल मतलब वी से वेजिटेटिव और वी से बिगर, और फूड रिजर्व के लिए जरूरी है, अबंडेंट फॉर फूड रिजर्व, और इसके साथ क्या है, इरेगुलर शेप का न्यूक्लियस पाया जाता है, ठीक है। अब हम बात करेंगे किसकी, जनरेटिव सेल की। जनरेटिव सेल जनरली कैसी होती है, ये छोटी होती है। सेकंड, जनरेटिव सेल स्मॉल होती है, दे फ्लोट साइटोप्लाज्म ऑफ वेजिटेटिव सेल। वेजिटेटिव सेल जो होती है, इसके साइटोप्लाज्म में जनरेटिव सेल पड़ी हुई होती है। और अगर न्यूक्लियस की बात करें, स्पिंडल शेप न्यूक्लियस इसके
पास पाया जाता है। कैसा न्यूक्लियस? स्पिंडल शेप न्यूक्लियस देखने को मिलता है। कैसा मिलता है बेटा? स्पिंडल शेप न्यूक्लियस देखने को मिलता है। और एक खास बात और, इसके पास जो होता है ना, डेंस प्रोटोप्लाज्म होता है। क्या होता है? डेंस प्रोटोप्लाज्म। ठीक है, देखो यहां से क्वेश्चन आते हैं, बार बार आते हैं। वेजिटेटिव सेल, जनरेटिव सेल तुम्हें पता होना चाहिए। तो हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा मेल गैमेटोफाइट के बारे में। मेल गैमेटोफाइट के पास क्या होता है? दो लेयर होती हैं, बाहर वाली हमारी एक्साइन, अंदर वाली इंटाइन। बाहर वाली लेयर स्पोरोपोलेनिन की बनी होती है, अंदर वाली लेयर हमारी सेलुलोज पेक्टिन की बनी होती है। किसकी बनी होती है? सेलुलोज पेक्टिन की। जर्मपोर एक ऐसा, मतलब ऐसी जगह है जहां पे जो हमारी एक्साइन है वो नहीं होती है। ठीक है, और एक्साइन हमारी डिसकंटिन्यूस लेयर होती है, इंटाइन हमारी कंटिन्यूस लेयर होती है। अगर डायामीटर की बात करें तो 25 से 50 माइक्रोमीटर का डायामीटर होता है। ठीक है, अगर एक हम पोलन ग्रेन के अंदर देखें तो दो सेल हमारे पास मिलती हैं। क्या? एक वेजिटेटिव सेल, एक जनरेटिव सेल। वेजिटेटिव सेल फूड रिजर्व करती है और बड़ी होती है, बिगर होती है ना। और जनरेटिव सेल हमारी जनरली छोटी होती है, शॉर्ट होती है और स्पिंडल शेप का न्यूक्लियस होता है। पर हम अगर बात करें वेजिटेटिव सेल में, तो वेजिटेटिव सेल में हमारा इरेगुलर शेप का न्यूक्लियस हमें देखने को मिल रहा था। ठीक है, एक माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर बहुत सारे पोलन ग्रेन होते हैं। ये कब बाहर निकलते हैं? जब डिहाइसेंस होता है। डिहाइसेंस मतलब मैंने बता चुका हूँ, जो थ्री लेयर होती हैं, एपिडर्मिस, एंडोथीशियम, मिडिल लेयर, जब ये टूट जाती हैं तो उस कंडीशन को बोलते हैं डिहाइसेंस। जब ये टूटती हैं तब पोलन ग्रेन बाहर निकल जाते हैं। ठीक है, यहाँ तक बहुत सारी चीज आपको क्लियर हो गई होंगी। नहीं हुई हो तो कमेंट कर सकते हैं, मैं एक सेपरेटली वीडियो बना के दे सकता हूँ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट कर लो। नोट, जनरली क्या होता है, 60% एंजियोस्पर्म के अंदर जो शेडेड कंडीशन है टू सेल स्टेज में हो जाती है। टू सेल स्टेज में हो जाती है। बचे 40% में, 40% एंजियोस्पर्म शेडेड थ्री सेल स्टेज। ये नोट करके लिख लेना बेटा, बहुत काम आएगा तुम्हारा। ठीक है, तो हमने ये सारा कंप्लीट कर लिया है आज का अपना। मतलब क्या था इसके अंदर, ज्यादा कुछ था नहीं, बस थोड़ा इंट्रोडक्शन था चैप्टर के बारे में। और इसके आगे वाला पार्ट हम कल नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे। ठीक है, तो अगर देखो एक चीज समझो, तुम्हें ना हमने कल प्रॉमिस किया था कि हम 20 क्वेश्चन देंगे। कितने क्वेश्चन देंगे? 20 क्वेश्चन देंगे। तुम 20 क्वेश्चन टेलीग्राम पर देंगे आपको, तो हमारा टेलीग्राम ज्वाइन कर लो। उससे क्या होगा, जो भी इंपॉर्टेंट नोटिस हुआ करेगा या फिर इंपॉर्टेंट जरूरी बात हुआ करेगी, हम टेलीग्राम पर शेयर कर दिया करेंगे। ठीक है, और ये नीट हो, सीयूईटी हो, बोर्ड हो, कुछ भी हो भाई, सब में कर जाओ। अगर कुछ तुम्हारे कोई भी क्वेश्चन छूट जाए ना, तब बता देना तुम। ठीक है, कमेंट करना ना भूलें। और हमारे जो हमने चैनल बनाया है, हमारा न्यू चैनल है, इसको सब्सक्राइब करें और शेयर करें। ठीक है, थैंक यू बेटा, पढ़ते रहें।